शहर में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था दावत। उस रेस्टोरेंट में रश्मिका नामक एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड शेफ थे। उसके हाथ की बनी स्पेशल अंदाज वाली पालक पनीर की सब्जी उस रेस्टोरेंट की शान थी। सभी उसकी खूब प्रशंसा करते और रेस्टोरेंट में लोग खास करके उसके हाथ की पालक पनीर की सब्जी खाने ही आया करते। अरे वाह आलोकनाथ जी वाह। क्या पालक पनीर की सब्जी मिलती है आपके रेस्टोरेंट में। अरे मजा ही आ गया। थोड़ी और मिल सकती है क्या? अरे जी जी क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई आपके रेस्टोरेंट के शेफ के हाथों में सच में जादू है, जादू। वरना इतना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सर। रेस्टोरेंट का मालिक आलोकनाथ भी रश्मिका की खूब तारीफ किया करता, क्योंकि आखिर रश्मिका के कारण ही तो उसका रेस्टोरेंट चल रहा था। रश्मिका मैम, आप इतनी टैलेंटेड शेफ हो। सच में आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। मुझे जब भी कोई डाउट रहेगी मैं सीधे आपके पास चली आऊंगी। ठीक है रश्मिका मैम? यस डियर, नो प्रॉब्लम। तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। रश्मिका स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। सभी उसके हाथ की बनी पालक पनीर को खाकर चकित ही रह जाते, क्योंकि उसका स्वाद एकदम अनोखा और मानो लाखों में एक था। आलोकनाथ भी रश्मिका से ये सवाल पूछ पूछ कर थक चुका था। मैं तो इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ रश्मिका। अब क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी कि आखिर तुम्हारी स्पेशल पालक पनीर की रेसिपी क्या है? सर, मेरी रेसिपी सिर्फ मुझे ही पता है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो चलिए निकालिए 100 करोड़ रुपए। उतनी महंगी है वो रेसिपी। वेरी फनी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट में एक नई शेफ आती है जिसका नाम माया होता है। माया एक घमंडी लड़की होती है और वो किसी से सही से बात भी नहीं करती। वो देखती है कि रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ बस रश्मिका के नाम की माला जप रहा है, जिसके बाद उसे रश्मिका से बहुत जलन महसूस होने लगती है। ये रश्मिका है क्या? सिर्फ एक पालक पनीर क्या अच्छा बना लेती है, सभी इसके पीछे पागल हो चुके हैं। नहीं नहीं, माया के होते हुए कोई और फेमस नहीं हो सकता। मैं उस रश्मिका की बच्ची का बाजा बजा कर ही रहूंगी और उसे इस रेस्टोरेंट से निकलवा कर ही रहूंगी। कैसे, कब, किस तरह, वो सब मुझे अच्छी तरह पता है। माया ठान लेती है कि वो अब रश्मिका को दावत रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। इसीलिए एक दिन वो चुपके से रश्मिका की पालक पनीर में एक हानिकारक जानलेवा पाउडर मिला देती है। अब देखना क्या होगा आगे आगे। जब कस्टमर इस जानलेवा पालक पनीर को खाएंगे तभी आएगा भूचाल, वो भी बेचारी निर्दोष रश्मिका की जिंदगी में। रश्मिका जब कस्टमर को वो पालक पनीर की डिश सर्व करती है तभी उसे खाकर एक आदमी खून की उल्टी करता है और उसके बदन का रंग भी बदलने लगता है। सभी की हवाइयां उड़ जाती हैं। उस आदमी की बीवी बहुत घबरा जाती है। ओह नो, हबी, हबी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये सब इस पालक पनीर को खाने की वजह से हुआ है। कहाँ है इस रेस्टोरेंट की वो पालक पनीर क्वीन? रश्मिका, रश्मिका जल्दी से यहाँ आओ। ये सब क्या है रश्मिका? तुम पर हमने इतना आंख बंद करके भरोसा किया और तुम्ही ने ये इतना बड़ा विश्वासघात किया। बहुत बुरा किया बेटा तुमने। आज तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें जरा सी भी अकल है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मेरे पास तो मिलावट करने के लिए कोई हानिकारक जानलेवा चीज़ है ही नहीं। मैंने कोई जानलेवा मिलावट नहीं की है मैडम जी। मैडम जी, मेरी बात तो सुनिए। चुप हो जाओ तुम। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाने तक कुछ कम ज्यादा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना याद रखना। और हाँ, अपने बोरिया बिस्तर अभी से ही पैक करके रख लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस शहर में कोई काम करने नहीं दूंगी। हर रेस्टोरेंट तक ये खबर फैलाऊंगी मैं। हाँ। एम्बुलेंस आती है और वो औरत अपने पति के साथ बैठकर वहां से चली जाती है। रश्मिका अभी तक स्तब्ध थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। आलोकनाथ भी गुस्से से रश्मिका को खरी खोटी सुनाता है। क्या फायदा? तुमने जितनी इज्जत कमाई उतनी एक झटके में मिट्टी में मिला दी और साथ ही साथ अब मेरे रेस्टोरेंट का नाम भी खराब कर दिया। अब वो औरत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बेचारी का पालक पनीर इसी पर भारी पड़ गया। और बनो ना बड़ी महान। गिरा दिया ना तुझे एक पल में ही सबकी नजरों में। बढ़िया ही मास्टर शेफ रश्मिका।
अब तो इसका करियर खत्म। हाँ। आलोकनाथ रश्मिका को रेस्टोरेंट से निकाल देता है। रश्मिका कई रेस्टोरेंट में नौकरी ढूंढती है, लेकिन एक भी रेस्टोरेंट ओनर उसे नौकरी नहीं देता है। चलो चलो दफा हो जाओ यहां से, हमें तुम जैसी फ्रॉड शेफ नहीं चाहिए। पता चला फिर से कोई हानिकारक मिलावट करके हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी खराब कर दिया। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, दावत रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? तुम्हारा भूत? अरे जाओ जाओ, निकलो यहां से। वॉचमैन, इस औरत को ले जाओ यहां से। सुबह सवेरे बोनी के वक्त आ जाएगी दिमाग खाने, पनौती कहीं की। कोई भी बेचारी बेकसूर रश्मिका को नौकरी नहीं देता। वही माया रश्मिका के जाने के बाद बहुत खुश थी। उसके जलते हुए सीने को बहुत ठंडक मिल चुकी थी। रश्मिका वैसे भी एक अनाथ थी। उसने 19 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए अब उसका शहर में कुछ बचा नहीं था। वो फैसला लेती है कि वो अब गांव जाकर रहेगी और वहीं पर काम करके पैसे भी कमाएगी। वो गांव चली जाती है और गांव जाने के बाद अपने पुराने घर में रहने लगती है। गांव पहुंच तो आई, लेकिन अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने उस सब्जी में कोई मिलावट की ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है मेरा भगवान मुझे न्याय जरूर दिलाएगा। रश्मिका अपने पापा की बंद दुकान को देखती है और सोचती है, क्यों ना मैं इस बंद दुकान का एक ढाबा बना दूं। मेरी स्पेशल रेसिपी पालक पनीर का ढाबा। हाँ, ढाबे के जरिए मैं एक दिन में ढेरों पैसे कमा सकती हूँ। रश्मिका सबसे पहले उस बंद दुकान का शटर खोलकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करती है और फिर बाजार जाकर पालक पनीर और बाकी सामग्री खरीदती है। वो नए बर्तन और नया चूल्हा भी खरीदती है और इस तरह वो अपना पालक पनीर ढाबा खोलती है, जहाँ पर लोग उसके हाथ के बने पालक पनीर को खाने आने लगते हैं। उसके ढाबे की खूब सफलता होने लगती है। सभी उसके स्वादिष्ट पालक पनीर के फैन बन जाते हैं। ओए होए होए होए, मुझे पालक बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अभी ये पालक पनीर की सब्जी खाकर तो मैं पालक पनीर का दीवाना हो गया हूँ भाई। रश्मिका जी, मुझे 2 और रोटियां देना और थोड़ी सी पालक पनीर की सब्जी भी डाल दो एक्स्ट्रा। जी, ये लीजिए भाई साहब। रश्मिका का पालक पनीर ढाबा पूरे गांव में कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन दावत रेस्टोरेंट का मालिक आलोकनाथ रेस्टोरेंट के किचन रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वो माया को अकेले में बतियाते हुए सुनता है। बेचारी वो रश्मिका दुनिया की नजर में बुरी बन गई, जबकि उस दिन उसके पालक पनीर की सब्जी में मिलावट मैंने की थी, ताकि इल्जाम उस पर लगे और वो ये रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाए। आलोकनाथ ये सच सुनकर हैरान और दंग रह जाता है। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने बेचारी रश्मिका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। आलोकनाथ तुरंत प्रेस बुलाता है और माया को सबके सामने सच बोलने को बोलता है। डर के मारे माया सारा सच उगल देती है और इस तरह सबकी नजरों के सामने रश्मिका निर्दोष साबित हो जाती है और वो अपने पालक पनीर ढाबे के आउटलेट्स शहर में भी खोलती है और ढेर सारे पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करती है। कैलाश और सुमन दोनों गरीब पति पत्नी अपने बेटा बेटी बबली और चीकू के साथ रहा करते थे। कैलाश एक गरीब मजदूर था, वहीं उसकी बीवी सुमन घर से ही टिफिन सर्विस करती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। एक दिन कैलाश एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन वो उन्हें समय रहते चुका नहीं पाता। तभी जमींदार पन्नालाल अपने आदमियों के साथ कैलाश और सुमन के घर पर आता है। क्यों रे घोंचू, तेरी तो ऐसी की तैसी, पूरे 2 महीने से तेरे नखरे नाटक झेल लिए, और कितना रुकूं मैं? अब और मोहलत नहीं दूंगा। अब तो तुझे मेरे पैसे लौटाने ही होंगे, बस बहुत हुआ अब। साहब साहब, बस ये एक आखिरी मोहलत दे दो, उसके बाद मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगा। एक आखिरी मोहलत दे दो। वो दरअसल पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण जो पैसे इन्होंने पिछले महीने जुटाए थे वो सभी खर्च हो गए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आज पैसे दे दो, वरना तुम्हें अगले 6 महीनों तक मेरा नौकर बनना होगा। अब तुम्हारे पास कोई घर या खेती बाड़ी है नहीं जिसे मैं उसके बदले हड़प सकूं। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसे भिखारियों को पैसे दिए। लेकिन साहब। उठा लो रे इसे और ले चलो इसे। अब ये अगले 6 महीने तक मेरा नौकर बनकर रहेगा, अपने परिवार से दूर। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए साहब।
सुमन बहुत विनती करती है, लेकिन उस क्रूर पन्नालाल के आदमी कैलाश को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैलाश अब पन्नालाल का नौकर बन जाता है। उस बेचारे के साथ खूब अत्याचार भी होता है। सुमन अब अकेली पड़ जाती है। वो खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे बच्चे अपने पापा से दूर कैसे रह पाएंगे? ये सही नहीं हुआ। तभी वहां पर बबली और चीकू आते हैं और वो सुमन को सांत्वना देते हुए कहते हैं, रो मत माँ, पापा जल्दी हमारे पास वापस आ जाएंगे, देखना आप। हाँ माँ, हम पैसे इकट्ठा करके उस मूंछ वाले पन्नालाल काका के पैसे चुका देंगे, जिसके बाद वो हमारे पापा को अपने चंगुल से आज़ाद कर देंगे माँ। सुमन को अपने बच्चों की बात को सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है। वो अब अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। दिन में 25 की जगह 50 टिफिन्स बनाने लगती है, लेकिन उससे ग्राहक ही नहीं मिलते। वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे ही अकेले अपने बच्चों को पालना था। एक दिन उसके टिफिन सर्विस से टिफिन लेने वाला एक आदमी उसे एक सलाह देता है। सुमन बहन, क्यों ना तुम अपने टिफिन सर्विस के पोस्टर छपवा कर उन्हें हर जगह लगा लो। इससे तुम्हारे ग्राहकों की संख्या दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अरे वाह, सच में ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई, लेकिन मैं पोस्टर्स कैसे छपवाऊंगी? मुझे तो वो काम नहीं आता। तुम चिंता ना करो बहन, मेरा एक दोस्त है जो पोस्टर छापता है। मैं उससे कह दूंगा, वो तो तुम्हें डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद भाई। सुमन अब पोस्टर्स छपवा लेती है, लेकिन पोस्टर्स छपवाने के बाद भी उसके टिफिन सर्विस की बिक्री कुछ खास बढ़ती नहीं। उसके पास अब दिन ब दिन पैसों की कमी होने लगती है। वो बहुत व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाती है। तभी चीकू और बबली स्कूल से वापस लौट आते हैं। अरे बबली, चीकू, तुम दोनों अभी तो स्कूल गए थे, आज इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई? नहीं माँ, छुट्टी नहीं हुई, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? मतलब? हमारी पिछली 3 महीनों की फीस बाकी है ना माँ, इसीलिए हमें गेट से बाहर भगा दिया और कहा है कि जब फीस भरोगे तभी स्कूल में बैठने की अनुमति मिलेगी माँ। सुमन अब और भी चिंतित हो जाती है। वो बबली और चीकू के स्कूल में जाने के बारे में सोचती है। मैं काम करती हूँ, आज ही बबली और चीकू के स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जाकर बात करती हूँ और उनसे कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहूँगी। ये 2 टिफिन भी बांध देती हूँ, स्कूल से आते वक्त मैं इनकी डिलीवरी कर दूंगी। सुमन उन 2 टिफिन्स को पैक करती है और चीकू बबली के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलती है और उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहती है। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को भी वो आदमी उठा ले गए और मेरा टिफिन सर्विस का काम भी कुछ खास चल नहीं रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े और दिनों की मोहलत दे दो, ताकि मैं बबली और चीकू के स्कूल की फीस लौटा पाऊँ। लेकिन उन्हें यूँ स्कूल के बाहर मत कीजिए, इससे उनकी बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी। देखिए सुमन जी, हम आपकी परिस्थिति बखूबी समझते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीछे छोड़कर मैंने आपके दोनों बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी, तो मुझे बाकी बच्चों को भी एंट्री देनी होगी जिन्होंने फीस नहीं भरी है। और अगर मैं यही करता रहा तो कोई फीस भरने की बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। जी, आप वो भी सही कह रहे हो। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस हफ्ते आप फीस भर दीजिए, वरना मुझे न चाहते हुए भी चीकू और बबली का इस स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा। सुमन बहुत घबरा जाती है। वो चिंता में अपने दोनों टिफिन वहीं पर छोड़ जाती है और लोगों से पैसों की मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तपती धूप में वो लोगों के घरों में जा जाकर उनसे पैसों की मदद मांगती है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से धूप में चल चल कर उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। आह, आह, आह। नहीं सुमन, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। चीकू और बबली की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए हर हाल में मुझे इसी हफ्ते पैसों को इकट्ठा करना होगा। प्रिंसिपल सर को केबिन में बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आती है और वो देखते हैं कि टेबल पर 2 टिफिन पड़े हैं। वो उन्हें खोलकर सारा खाना सफा चट कर देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, क्या खाना बनाया है सुमन जी ने, अनबिलीवेबल। इतना अच्छा टेस्ट तो मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। प्रिंसिपल सर खुश होकर सुमन को फिर से स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं,
सुमन जी, आपके हाथों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, उनका आशीर्वाद है। माफ कीजिएगा, लेकिन खुशबू सूंघकर रहा नहीं गया और मैं सारा खाना खा गया। मेरे पास एक सुझाव है जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। कैसा सुझाव प्रिंसिपल सर? सुमन जी, आप मेरे स्कूल के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लीजिए, जहां पर आप स्वस्थ और मस्त खाना बनाकर बेचना, जो सभी को खूब पसंद आए। और 3 महीनों तक आप जितने पैसे कमाओगे उसका 50% मुझे दे देना। और हाँ, रोजाना मुझे मुफ्त में टिफिन भी दे देना। जी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे पास ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है फिलहाल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, आप मुझे वो बाद में लौटा देना। आप ये ढाबा खोलेंगी तो एक तरह से मुझे पैसे और टिफिन देकर आप अपने बच्चों की फीस ही चुकाओगी। और आपके ढाबे पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने से ऑफ कोर्स बहुत लोग आएंगे, जिससे मेरी स्कूल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सुमन को पैसे देता है, जिससे वो स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर वो स्वस्थ और स्वच्छ खाना बेचती है। 2 से 3 दिनों में उसका ढाबा गांव में मशहूर हो जाता है और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे बढ़िया जी बढ़िया, क्या खाना है! ऐसा अलौकिक स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, मानो कोई जादुई पदार्थ मिलाया हो इस खाने में। हाँ, अब मुझे भी आपके स्कूल ढाबे का खाना बहुत पसंद आया। यहाँ का खाना खास करके स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पौष्टिक है। सुमन के बच्चे भी स्कूल में ठीक से पढ़ने लिखने लगते हैं। सुमन रोजाना प्रिंसिपल को टिफिन देती और 3 महीनों तक उसे अपनी कमाई का 50% देती है। आगे जाकर और भी पैसे कमाकर वो अपने पति कैलाश को भी उस पन्नालाल की कैद से आजाद कर देती है और वो चारों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगते हैं। सुमन बहुत सारे पैसे जोड़कर आगे जाकर गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और जीवन में भरपूर तरक्की करती है। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तो अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ीमल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ीमल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया।
जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता, तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ीमल जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ीमल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए, हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ीमल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है वहां पर एक हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या ये शोपीस विदेश से आया हुआ है? इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो न जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो, अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ हाँ, और वो देखो कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है।
वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए।